हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से बात करेंगे। अप्स एंड डाउन का शिकार रहे लेकिन बीच में कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसा कि बिज़नेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरे के यहाँ से लोग करते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन उसको सॉर्ट आउट भी किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसके साथ-साथ अपना जो बिज़नेस है, कारोबार है, उसको भी चलाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा वाला इश्यू अभी क्योंकि ख़त्म तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा-सा डिफ्यूज़ हुआ है। डॉक्टर जयशंकर साहब 10 रोज़ा दौरे पे अमेरिका गए हुए हैं और यकीनन बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है। एंथनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकातें हुई हैं, बाकी बहुत सारे लोगों से उनकी मीटिंग्स हुई है, और जो कोर इश्यू रहा है वो कनाडा और इंडिया के दरमियान में जो रिसेंटली जो कुछ हुआ, तकरीबन ज़्यादातर बातें उस हवाले से हुई। क्या तब्दीलियाँ आ सकती है? क्या कुछ हो सकता है इन नियर फ्यूचर? इसके हवाले से बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम चाइना सुमीत जैन साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। यकीनन आप उनको उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं, कॉफ़ी विद सुमित जैन के नाम से अपना शो करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको नज़र आते हैं। सुमित जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। सत श्री अकाल सर। आजकल आपको मालूम है कनाडा का इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सत श्री अकाल से शुरू करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग, बखैर रागले और नमस्ते आपको। जो कुछ मुझे आता है बस मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अच्छा सुमित जैन साहब, एक तो ये बताइएगा कि कनाडा वाला इशू ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं धमाका हो गया जिस दिन उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बात की, जस्टिन ट्रूडो साहब ने। लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता-आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया? फकार भाई, ये वही वाला हाल हो गया है कि रात को 11 11:30 बजे आप मुझे कॉल कर रहे हैं कि बहुत अर्जेंट शो है, तो मैं भी नाइट शूट पे आपके साथ शो करने आया हूँ कि पता नहीं कौन सा धमाका होने वाला है। जबरदस्त, जबरदस्त, तो जबरदस्त। वही काम हुआ है ये टिड्डीवाल ट्रूडो के साथ भी। इसने सोचा ओके। कि भाई इंडिया से देखिए, पहली बात ये भारत में आया G20 में, इन सबकी जो 20 कंट्रीज थे G20 के परमानेंट मेंबर्स, और जो 21वां है अफ्रीकन यूनियन जो अभी जोड़ा जी, गया, प्लस जो बिल्कुल। हमने और कंट्रीज को बुलाया हुआ था यहाँ पे विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए। बेसिकली भारत का मुद्दा था, हमने दिखाना था हमारी तरक्की कैसे हो रही है, हम कैसे डिजिटल में आगे जा रहे हैं, हमारी यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि आगे कंपनीज को फायदा देगा, हम कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। हमने तो शोकेस किया है, दिस इज व्हाट भारत वाज बिफोर द इन्वेजन्स, और उसके बाद हम दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचने वाले हैं। ये टिड्डी मल तो पागल हो गया, और इसने जाते ही हम्म। वहां पर जाकर इसने बोल दिया, देखिए इन्होंने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को मार दिया। ठीक है, मार दिया। लेकिन देखिए चक्कर क्या होता है, इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा, अब प्रूफ उसके पास है नहीं। ऊपर से हमने की वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले या, सोचते हैं अपने आप को, एक बिल्कुल। डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम एफएटीएफ में चले गए सर। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो जबरदस्त। ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। आप भी क्रिकेट के बहुत शौकीन आदमी हैं और आप बिल्कुल, कवरेज भी करते बिल्कुल, रहे हैं, तो बिल्कुल मैं सही। आपकी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा। उसने हाँ, बॉलिंग कराई, पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, जी। इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं, बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से हुँ, बाहर बॉल को फेंक दिया।
मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। हुँ, वो सही। अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इश्यू है जो ट्रूडो माल ने कभी सोचा नहीं था, और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो हाँ, यहाँ पर आया बात करने के लिए, तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हुँ। हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की बड़ी इम्पोर्टेंट है, और एफएटीएफ वाली बात, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी लंबे अरसे तक इसमें रहा ग्रे लिस्ट में, और फिर बड़ी कोशिशें करता रहा कि किसी तरीके से उस लिस्ट से निकल आए। फाइनली हम अभी कुछ अरसा पहले हम उसमें से निकले, तकरीबन साल हुआ है। लेकिन डू यू थिंक कि अमेरिका या यूके या फिर जहाँ-जहाँ पे आपके मतलब खालिस्तान मूवमेंट के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है, और ये फाइव आइज़ के मेंबर भी हैं। जी7 का भी मेंबर है, जी20 के भी मेंबर है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ इसके, बल्कि मैं कहूँगा टाइज़ कहूँगा, रिश्ते नहीं कहने चाहिए, ऐसे टाइज़ हैं कि हर चीज़ में, क्वाड में और पता नहीं कहाँ-कहाँ पर। तो फिर ऐसी मतलब ऐसी एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो आज हैं, शायद ही कभी रहे हों या किसी और के इतने क्लोज़ रिलेशंस हो उनके साथ। वकार भाई, पहली बात ये है कि हमारा रिश्ता है या वो जरूरत की एक साझेदारी है। आप कुछ भी ले जी, ले लीजिए। बिल्कुल देखिए, ठीक। आज का जो दुनिया है, ये फायदे की दुनिया है। बिल्कुल आज ठीक। उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट बिल ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए इसलिए ये सारी एसोसिएशंस के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। हम बेशक। कोई ये नहीं है कि सिर्फ़ ज़रूरत के लिए हैं, हमने अपनी परफ़ॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले 10 सालों में, नहीं तो हुँ, इससे पहले हमें इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हमारी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब हमारी सही। परफ़ॉर्मेंस है, दुनिया देखती है कि दे मीन बिज़नेस। सो व्हेन वी मीन बिज़नेस, दे आल्सो वांट टू मेक अस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एक तो यस, ये चीज़ है। दूसरा, राइट। जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भई एफएटीएफ में आपको डाल देंगे। अब इसकी ये जो मुद्दा है, इसका रीज़न क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान भी ये बढ़ के लगाता है। मैं उसको बढ़ के हुँ, बोलूँगा। हम बढ़ जी। के नहीं लगा रहे। वी वांट टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि भई हम बदतमीज़ी सहन नहीं करेंगे, बेशक वो कोई भी हो, बेशक वो सुपर पावर बिल्कुल। अमेरिका क्यों ना हो, सोल दादा ऑफ द वर्ल्ड। हम तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें भी वैसे ही एक्सपोज़ करेंगे, जैसे हम पाकिस्तान को एक्सपोज़ करते हैं हर प्लेटफ़ॉर्म के हुँ, ऊपर। तो अब राइट। इनके ऊपर है कि क्या ये उस चीज़ को मानेंगे? मेरा आंसर है, उनको मानना पड़ेगा, इसका बाप भी मानेगा अब। रीज़न, हुँ, ये इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो वीक हैं। अमेरिका की आप देख रहे हैं, उसका वो बिल्कुल। पकड़ नहीं है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, एग्रीड। जो पहले बिल्कुल ठीक किसी कह रहे टाइम हैं। पर होती बिल्कुल थी। सही कह रहे हैं। और इस वक़्त अगर आप ब्लिंकन को देखें या किसी भी और फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर के साथ कंपेयर करें, आपको पता लगेगा कि वो सारे इकट्ठे और जयशंकर साहब अकेले एक ही तरफ। इतना हुँ, भार है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का और फॉरेन पॉलिसी का। अगर हमने इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर आकर भी अपने पॉइंट को अक्रॉस नहीं डालना थ्रू एनी मीन्स, फिर कब डालना है? जब आप वीक पोज़ीशन बिल्कुल। में। तो हुँ, अगर अभी आप नहीं डालोगे, तो दिस इज़ द राइट टाइम वेयर भारत इज़ राइजिंग। We are हुँ, going to rise for the next 20, 30, 40 years. We are the answer for world's problems today. और यही जयशंकर जी ने बात भी करी। भाई, जब कोविड आया, आप तो छुप के बैठ गए अंदर बुर्का डाल के। हम पूरी हुँ, दुनिया में दवाइयां भेज रहे थे। आप कहाँ थे? जब तुर्की में भूकंप आया, हमने वहाँ बिल्कुल। पर, जिसको आप ज़लज़ला बोलते हैं, जब आया तो हमने वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे हेल्प भेजी। बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उन्होंने गिना लाइन लगा दी उन्होंने। अफ्रीका में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने उनके साथ-साथ दिया। उनको कभी भी आपने ना तो कोई स्टेटस दिया, ना कभी इज़्ज़त दी। हमने उनको जी20 का जी21 करके परमानेंट मेंबर बनाया। अभी बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हम उनको दे रहे हैं। दैट मीन्स वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड, वी आर द आंसर फॉर द प्रॉब्लम्स, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दोनों में वो हुँ, फ़र्क है। सही। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है, और वो ये है कि अमेरिका यकीनन इन्फ्लुएंस करता रहा है वर्ल्ड की पॉलिसीज़ को। कनाडा का मैं तो नहीं कह सकता कि कनाडा इतना कर सकता है कि हिंदुस्तान को वो कोई झटका दे दे या कोई इस तरह का टफ टाइम दे दे। लेकिन यूएस अगर अगर डायरेक्टली नहीं दे सकता तो इनडायरेक्टली
आपको लगता है कि वो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग रहते हैं, जो शायद लाखों के हिसाब से इन सारे कंट्रीज़ में मिलके अगर नंबर बताया जाए तो शायद लाखों के हिसाब से रहते होंगे। तो इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और इस तरह के वॉच डॉग्स और ये सारी चीज़ें इन कंट्रीज़ की होती हैं, हमारे और आपकी कंट्री में और हिसाब-किताब होता है। लेकिन इनके यहाँ तो ये सारा कुछ होता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये कोई बैन कर देंगे या कोई उनको निकाल, तो मेरा नहीं ख्याल कि निकाल सकते हैं, लेकिन बैन करना या कुछ तरह की एक्टिविटी करना कि कर सकेंगे? वकार भाई, पहली बात ये है कि आपने 2 बातें बोली हैं। एक है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग हैं, दूसरा जी, बोला आपने वॉच डॉग का। जी, देखिए, बिल्कुल। पहली बात ये है कि जो सरदार है, सिख कम्युनिटी है, ये लाखों में पूरी दुनिया में है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन खालिस्तानी जो क आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, वो जी, लाखों लोग नहीं हैं। वो कुछ चंद, मुझे लगता है कुछ चंद हैं जो हर एक कंट्री में जोड़ेंगे, तो आपको 15, जी, 20, 25 लोग मिलेंगे जो कि लीडर्स सही, होते हैं। राइट, और जो वॉच डॉग का काम है, उसका काम है डॉग्स के ऊपर वॉच रखना। तो ये जो हुँ, खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग हैं, ये सारे डॉग्स ही हैं। इनके ऊपर हुँ, वॉच रखने का काम वॉच डॉग का है, जो कि हमने उनको दे दिया। बेशक को हुँ, सीआईए है, बेशक को इंटरपोल है, कि भई जी, आपका काम है इन कुत्तों के ऊपर अपनी नज़र रखना, ये आपका काम है। अगर आपसे नहीं रखा जाता, तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम रख लेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरा, ओके, जब आपने बोला कि इसको कैसे ह्यूमन राइट्स है और है, भई टेररिस्ट का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता। कश्मीर में हमने ह्यूमन राइट्स के चक्कर में हमारे यहाँ पर तरक्की नहीं हुई। जैसे ही हमने कुछ कुछ चंद लोगों को जेल में पकड़ के डाला है, आप देखिए वहाँ पे हवा ही चेंज हो गई। ये हमेशा ही कुछ गंदे अंडे होते हैं, जो सारे तालाब को गंदा करते हैं। आपको सिर्फ़ उनको सेग्रीगेट करना है। इनसे नहीं होता, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो ह्यूमन राइट्स का मसला लेकर चलते हैं, जयशंकर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको। उन्होंने बोला, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बोल रहे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। भई वो हमारे फॉरेन जो मिशन्स हैं, उसके बाहर जाकर वो हल्ला भी करते हैं। उन्होंने एक पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश करी, आग लगाई। वो कहते हैं कि हम इनके मिशन के जितने लोग हैं उनको मार देंगे। वर्ल्ड बिल्कुल, कप है, वर्ल्ड कप में हम दंगे कराएँगे, हम बिल्कुल, इनको वर्ल्ड कप बिल्कुल, को होने नहीं बिल्कुल, देंगे। वो जी, कहते हैं बिल्कुल। कि अगर यही काम अमेरिकन एम्बेसी के सामने हुआ होता, क्या आपका रिस्पॉन्स सेम यही होता? हुँ, अगर इंडियन मिशन के सामने है, तो आपका जवाब डिफरेंट है कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे, आपकी अपनी कंट्री के मिशंस के सामने ऐसा हो जाए? और भई और अगर आपको एक किसी किसी एशियन सद्दाम कंट्री हुस में होता, सुमित जैन साहब, अगर किसी एशियन, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ न्यू दिल्ली में होता, हाँ, यस। टोरंटो, ओटावा में ना होता, तो फिर वाशिंगटन डीसी में ना होता तो? पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ चली जाती कि देखिए जी, एग्ज़ैक्टली, एक्सट्रीमिस्ट या हैं, इनको बिल्कुल, सपोर्ट की जा रही है और इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ एग्ज़ैक्टली, इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो देखिए, एग्ज़ैक्टली, ये जो दोगलापन है, यही उन्होंने बताया वहाँ पर कि आप ये जो डबल स्टैंडर्ड्स लेकर चलते हैं, इससे बिल्कुल, नहीं चलेगा। आपके इसी एजेंडास के कारण दुनिया के अंदर शांति नहीं रह रही। टेररिस्ट इज़ अ टेररिस्ट। उसने हमारी स्टेट और हमारे लोगों को उसने मारने की धमकी दी है। इफ यू विल नॉट टेक एक्शन, हू विल? और ये डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में शुरू से रहा है। अब आपने हुँ। भी वही काम करना शुरू कर दिया। वो दे डिज़र्व टू बी इन एफएटीएफ, नाउ यू आल्सो डिज़र्व टू बी इन एफएटीएफ। वेरी लेकिन सिंपल। एफएटीएफ में अभी तक जितनी कंट्रीज आई हैं, इनमें से कोई आया नहीं है कभी। मतलब इन्होंने डाला तो बहुत सारे कंट्रीज को, ईरान गया, पाकिस्तान गया, टर्की गया, यूएई गया ग्रे उसमें, और बहुत सारे कंट्रीज गए, लेकिन इस तरह का कोई कंट्री जिसको या G7 का मेंबर हो या जिसको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं, ये कभी एफएटीएफ में तो गए नहीं है। और अगर हालांकि इनके हवाले से मशहूर है कि इनके 5 आइज के हवाले से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले, उसमें लिखा गया था कि इन लोगों ने दुनिया भर में, ये नहीं कि यूएस और कनाडा में या किसी और जगह, कहते हैं दुनिया भर में वो ऑपरेशंस किए हैं, वो लोग उड़ाए हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। यानी सुमित जैन साहब और फखर यूसुफजई सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने किया। वो रशिया में हो, वो इराक के अंदर हो, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर हो, लेकिन ये करते हैं। लेकिन इनको असल में ये जो पूछने वाले इदारे हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन हम लोग कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो तो एक व्हाइट एलिफेंट बना हुआ है, और वो जो ये लोग कहते हैं तो उसी के ऊपर वो चलता है। देखिए, फ़ख़र भाई, इन लोगों की देखिए पकड़ हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ ऑफ बिल्कुल, 2-3 रीज़न्स। जी, एक, दे वर अ सुपर पावर स्टेटस। दूसरा, एग्ज़ैक्टली, दे वर डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ कंट्रीज़ डेवलप्ड है बिकॉज़ ऑफ पैसा था इनके पास। बिल्कुल तो ठीक। ये जो 2 पावर्स हैं, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर, दोनों इनके पास थी। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी बनाई भी किसने?
आपने हमने थोड़ा ना बैठ के बनाई है, बेशक, इनकी बिल्कुल ही सही। बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है भारत ने वो स्ट्रेंथ दिखाई है कि उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं की कंट्री में जाकर हम बोल रहे हैं इनको भी डालो इसके अंदर, ये डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में आने के लिए। हमें भी मालूम है अमेरिका को उसमें डालना इज इम्पॉसिबल एफएटीएफ के एग्ज़ैक्टली, अंदर, वी एग्ज़ैक्टली, अंडरस्टैंड बिल्कुल दैट। सही। एग्ज़ैक्टली। लेकिन ये भी एक दम चाहिए बोलने का, अमेरिका के धरती पे बाहर जाकर एफएटीएफ में जाके बोलना इनको अंदर डालो, ये डिजर्व करते हैं। हुँ, ये कौन देख कर सकता है? ये भारत ने वो स्ट्रेंथ दिखाई है, बिकॉज वी नो हमारी आज स्ट्रेंथ क्या है, बोथ इंटरनली ऑल्सो एंड एक्सटर्नली। अभी आप सोच के देखिए, हमने एक प्रोग्राम किया ग्लोबल साउथ का, 122 या 25 कंट्रीज आई उसमें, सबने बोला तुसी साडे बॉस। बिल्कुल। ऐसा कभी होता है? भी देर आर नेगोशिएशन, कोई और कंट्री आएगा वो बोलेगा नहीं जी हिंदुस्तान नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा मैं बनना चाहता हूँ, या लैटिन हुँ, अमेरिका से कोई बोलेगा कि मैं बनना चाहता हूँ। किसी ने अपोज ही नहीं किया, उन्होंने बोला मोदी जी हमें आपके ऊपर विश्वास है, तुसी साडे बॉस। और ऑस्ट्रेलिया वाले ने तो बोल भी दिया ना कि भाई मोदी इज द बॉस। कहाँ बोल रहा या है? अपने देश में, ऑस्ट्रेलिया में खड़ा होकर बोल रहा है इन माई कंट्री ऑल्सो मोदी इज द बॉस। और यही चीज है जो हमें डिफरेंट करती है बाकी कंट्रीज के साथ। अभी आप सोच, एक चीज मैं आपको और पूछता हूँ, जी, जी, मोदी जी को आपने देखा है पिछले 9 सालों में, कोई जी। ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे गए और इनको हाईएस्ट अवार्ड नहीं दिया गया, इंक्लूडिंग उम्मा कंट्रीज। आप मुझे जी। बताइए, कौन बाइडेन को किसी कंट्री ने कोई अवार्ड दिया? शी जिनपिंग को किसी ने दिया? क्या किसी और कंट्री के किसी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड दिए गए, हाईएस्ट हुँ, अवार्ड्स जो मोदी जी को मिले हैं? तो ये आपको क्या लगता है, मोदी जी की शक्ल बहुत अच्छी है एंड ही इज लाइक मिस्टर यूनिवर्स, सही। कि जहां जाते हैं तो लोग फिदा हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका एक तो परफॉर्मेंस है अपने कंट्री के अंदर, कि ये बिल्कुल ठीक। नेशनलिस्ट है, बिका हुआ आदमी नहीं है। देखिए, जब कोई बिका हुआ किसी कंट्री में जाएगा उसकी इज्जत नहीं होगी, उनको लगता है ये करप्ट आदमी है। यही चीज पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ भी रही और हमारे साथ भी हुँ, रही। लेकिन अब उनको लगता है यार ये आदमी क्लीन आदमी है, ये बिक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, इसलिए इज्जत बढ़ जाती है। और यही जो चीजें सही। हैं वो हमें बाकी कंट्रीज के साथ हमें अलग दिखती है। भारत एक तरफ आज की डेट में, देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, आई एम अ जी, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, मेरा काम है बिल्कुल, सही को सही दिखाना, गलत को गलत बिल्कुल। दिखाना। आज भारत की जो पोजीशन है वो मोदी जी की परफॉर्मेंस के कारण है, प्लस अब पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं तो दुनिया को दिखती है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बात की। सुमित साहब, आपने नरेंद्र मोदी साहब की बात की, बिल्कुल सही है। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात की, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमने उनको लास्ट कुछ अरसे में देखा, बड़ा एक एग्रेसिव मूड में वो चल रहे होते हैं। मोदी साहब जहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ जब हम दौरों पे उनको देखते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो यकीनन मेरे ख़्याल में हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि यार इस तरह का इस्तकबाल मुझे मिले और इस तरह का रेड कारपेट और इस तरह का प्रोटोकॉल, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में चाइना है, चाइना भी एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी हम सुनते हैं कि अगर चाइना और हिंदुस्तान और ये रीजन इकट्ठा हो जाए, तो फिर शायद यूनाइटेड नेशन हो, यूएस हो, वेस्टर्न पावर्स हो, उनकी शायद वक़्त जो है भी वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी भी मोदी जी के या फिर जयशंकर साहब के उसमें हो, है कि पॉलिसी में आपको नज़र आती है कि वो कहें कि यार बस हम कर सकते हैं यार, हम लड़ भी सकते हैं लेकिन हम जुड़ भी सकते हैं। फकार भाई, मैं यहाँ पर चाइना में बैठा हूँ, मैं बिल्कुल हमेशा सही। चाइनीज को बोलता हूँ कि जी, भारत ने हमेशा बोला है वासुदेव कुटुंब, मतलब कि पूरा वर्ल्ड हमारी एक फैमिली है, और एग्ज़ैक्टली। मिलकर हम जो इश्यूज हैं, एक कनेक्टेड वर्ल्ड है। आपके इश्यूज और मेरे इश्यूज कॉमन है, आपके इश्यूज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे इश्यूज को यस, आप सॉल्व कर सकते हो। बेशक। हर एक कंट्री में कोई ना कोई फॉल्ट लाइंस है, तो इसको इकट्ठे मिलकर ही हम काम कर सकते हैं। भाई अगर हम, आप सोच के देखिए, रशिया के साथ अमेरिका के साथ रिलेशंस बना सकते हैं, ईरान और इराक के साथ हम बना सकते हैं, हम इसराइल के साथ और जो बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बना सकते हैं, तो चाइना के साथ क्यों नहीं बना सकते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिल्कुल। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। और यहाँ तो यहाँ मैं चाइना में बैठकर मैं एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता हूँ हमेशा, उसका नाम मैंने रखा है चिंडिया। चाइना प्लस इंडिया कैन बी चिंडिया। इसको मैं बोलता हूँ हमेशा कि जैसे इंडिया को हम बोलते थे गोल्डन चिड़िया, ये भी बिल्कुल। साउथ ऐसे ही करता है जैसे यस, चिड़िया हो, बिल्कुल, चिड़िया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आई सेड बिल्कुल, इफ इंडिया और चाइना इकट्ठे हो जाएं, आपके पास हार्डवेयर पावर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर पावर है, हम बिल्कुल दोनों को ठीक। इकट्ठा कर दें, कोई माई का लाल हमारे सामने खड़ा हो नहीं सकता, और टर्म्स हमारी होंगी।
आज अमेरिकन अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं सारे वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन अगर यस, चाइना इंडिया इकट्ठे हो जाए, हम इनको नचाएंगे अपनी उंगलियों के ऊपर, ये हमारे सामने कुछ कर ही नहीं सकते। दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अस। बट या प्रॉब्लम क्या आती है, हिंदुस्तान हमेशा ही एक सॉफ्ट पावर लेके चलता है। दूसरी कंट्री जो है जैसे चाइना है, ये हार्ड पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। हुँ, इनको लगता है हुँ, यार हम जोर जबरदस्ती से कुछ भी करवा लेंगे। हिंदुस्तान वो पुराने वाला हिंदुस्तान नहीं रहा कि भाई अब हम कोई बात नहीं, अब जो माई बाप जो मर्जी कर लो, हम बोलने वाले नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है। ये इफ यू आर लवफुल टू अस, वी विल शो लव बैक टू यू। यू शो अस आइज, हम उसी भाषा में जवाब देंगे जो आपको समझ आती है। तो ये जो एक पावर पॉइंट है स्ट्रेंथ का, और इसको थोड़ा-सा बढ़ावा इस जो खलकी है, जो उनको दिखती है, इसको बढ़ावा भी देती हैं वेस्टर्न पावर्स। उनको भी दिखता है कि अगर कहीं चाइना, इंडिया इकट्ठे हो गए, ये हमें अपने पीछे लगा लेंगे और हमारे भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये भी एक चक्कर है जिसके कारण वो इसको फ्यूअल अप करते हैं थ्रू मीडिया। हुँ, देखो मीडिया बहुत बड़ी या पावर है, सोशल मीडिया बेशक। हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये फ्यूअल अप करने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और इन लोगों को आता है इन चीज़ों को यूज़ करना। इसलिए कभी भी होने नहीं देंगे कि भारत और चाइना इकट्ठे हो जाए। बट अंदर ही अंदर से जो बैक चैनल की हम बातें करते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर भी एम्बेसीज़ में जैसी टॉक्स होती हैं और ये बाकी कई चीज़ें करते रहते हुँ, हैं, व्हिच आई विल नॉट शेयर विद यू, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। अदरवाइज़ अगर नहीं हो रही होती, आपको क्या लगता है ये ट्रेड इतना बढ़ जाता? भई आज हमने अगर कनाडा के साथ नहीं करना था, एक झटके में सारे वीज़े कैंसल कर दिए कैनेडियंस के। आपको क्या लगता है यस। हम बिज़नेस चाइना के साथ बंद नहीं कर सकते? ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन थिंग्स ऑन चाइना, बट चाइना इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। तो हम भी बिल्कुल। चाहें तो हम ये $100 बिलियन जो साल का हमारा डेफिसिट है चाइना के साथ, एक झटके में बंद कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर इट टू हुँ। सम अदर कंट्रीज़, बट क्योंकि बैक चैनल पे कुछ हो रहा है जो टाइप बताएगा आपको। बिल्कुल सही है और मेरे ख़्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसको होना चाहिए और उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्न पावर्स पूरी दुनिया को नचाती है, जैसे कि सुमित जैन साहब ने कहा, आपस में मिलकर वो इसलिए नचाती है कि वो स्ट्रेंथन हो जाती है, आपस में इतने सारे कंट्रीज़ मिले होते हैं कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह के यानी 2 बड़ी कंट्रीज़ हैं हिंदुस्तान भी और चाइना भी, और अगर उनकी पॉपुलेशन मिला ली जाए या फिर साउथ एशिया की पॉपुलेशन मिला ली जाए, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड का 40% या 45% से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, वो फिर इन कंट्रीज़ की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की बनती है। तो फिर उस तरीके से कुछ ना कुछ हर किसी के पास इतना है कि वो हो सकता है। टेक्नोलॉजी में चाइना है, स्किल जो है वो हिंदुस्तान के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। पाकिस्तान के पास भी पॉपुलेशन है, लोग स्किल्ड किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बांग्लादेश से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये इकट्ठे कौन करेगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि ये नरेंद्र मोदी साहब जब 3rd टर्म में आते हैं, तो वो ये स्टेप उठाएँगे या कोई और उठाएगा? एज़ अ वर्ल्ड लीडर उनको देखा जाता है और हिंदुस्तान के लोग कहते भी हैं कि ही इज़ अ वर्ल्ड लीडर और दुनिया मानती भी है। सुनिल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है।